भड़काने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है इस विशेष प्रस्तुति में। तो इतिहास रचा है कर्नाटक की राजनीति में। इतिहास कैसे रच दिया गया है इस चुनावी नतीजे में, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आइए नतीजा देख लें, क्योंकि ये अज्यूम कर लेना कि सब लोग सैटरडे को बैठ करके टीवी ही देख रहे हैं और टीवी में कर्नाटक का नतीजा ही देख रहे हैं, ये गलत होगा। तो जो अभी आए हैं उनको ये आंकड़े दिखा दें। आज दिन भर ये हुआ, कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों पर मतदान के नतीजे आए। कांग्रेस को 137 मिली, 57 की बढ़त कांग्रेस के अलायंस को। बीजेपी 65 पर सिमट गई और ये आप ये समझिए करीब 40 सीटों का नुकसान। जेडीएस 19 पर 18 सीटों का नुकसान, और जेडीएस के बारे में हम बात करेंगे अभी आगे चल के। अन्य 3 पर हैं जैसे पहले थे। 113 का जादुई आंकड़ा है और 137 पर कांग्रेस पार्टी है। तो अब आप समझ लीजिए कि एक ये स्पष्ट बहुमत है कर्नाटक में और बहुत बड़ा बहुमत है, बहुत बड़ा जनादेश है। और एक इम्तिहान कांग्रेस पार्टी ने दक्षिण के एक राज्य में पास कर लिया। आइए आपको कुछ और आंकड़े दिखाते हैं स्क्रीन पर। एक कंपैरिजन दिखाते हैं 2018 से 2023 के बीच में। ये 2 नक्शे हैं, जरा फुल फ्रेम आप देख लें। ये कर्नाटक के नक्शे हैं। 2018 में कर्नाटक कैसा दिखता था और 2023 में कर्नाटक कैसा दिख रहा है। यहाँ तक कि बेंगलुरु के आसपास, जिसको बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि हल्का हल्का ब्लू रंग मतलब कांग्रेस पार्टी, हरा रंग मतलब जेडीएस और ऑरेंज मतलब भारतीय जनता पार्टी। तो कैसे 18 से 23 के बीच में ऑरेंज रंग कम हुआ, नीला रंग बढ़ा है, बेंगलुरु के आसपास भी बढ़ा है। और अर्बन रूरल डिवाइड जिसके बारे में बोला जाता है कि रूरल को आप हल्के में मत लीजिए, ग्रामीण क्षेत्र जो हैं कर्नाटक के उनको हल्के में मत लीजिए। वो चुनाव बना और बिगाड़ सकते हैं और आगे के आंकड़ों में आपको समझ में आएगा कि कैसे कांग्रेस के पक्ष में ये चुनाव बदलें। कुछ और आंकड़े आपको दिखा दें स्क्रीन पर, जिससे आपको एक अंदाजा लगे कि क्यों ये जीत बहुत ही ऐतिहासिक जीत है कांग्रेस पार्टी के लिए। दरअसल हुआ ये है, और ये वो आंकड़े हैं आपके स्क्रीन पे। ये है 2018 से 2023 की तुलना। लेकिन कांग्रेस की जीत ये ऐतिहासिक क्यों है वो हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। सन 89 के बाद ये सबसे बड़ी जीत है कांग्रेस पार्टी के लिए। 1989 में 178 सीट्स, फुल फ्रेम जाते हैं क्योंकि आंकड़े बहुत ज्यादा हैं और उसके बाद चर्चा करेंगे इस पर। 89 में 178 सीट्स और वोट शेयर कांग्रेस का 43.7 था। 1994 में 115, उसके बाद 1999 में 132, और ये अलग अलग पार्टियां हैं, आप वो देख सकते हैं। जेडीएस 94 में थी, फिर कांग्रेस आई, फिर 2004 में 79 सीट्स कांग्रेस को मिली, 110 सीट मिली 2008 में, उसके बाद 122 सीटें मिली कांग्रेस को 36.6% वोट शेयर के साथ। लेकिन और 2018 में 104 मिली, जैसे कि आप देख सकते हैं 36.6% वोट शेयर के साथ ही भारतीय जनता पार्टी को। तो एक जैसे कि आप देख सकते हैं बड़े लंबे समय से, करीब 31 साल से 34, अगर मैं एकदम स्पेसिफिक हो जाऊं, बहुत ही स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं आ रहा था। इस तरीके का बहुमत भी नहीं आ रहा था कि जिसमें आप ये कहें कि ये बहुत ही बड़ा मैंडेट है। तो वो अपना वोट शेयर का रिकॉर्ड तोड़ा है और इस बार का वोट शेयर ऐतिहासिक रहा है, 44 पार कर गया। वो चीज जैसे कि आप देख सकते हैं वोट शेयर की इसमें परसेंटेज की लिस्ट में, वो 89 से लेकर के अब तक वो चीज नहीं हुई। ये एक अनोखी बात हुई। और भी आंकड़े बताएंगे। चर्चा को हमने कई भाग में डिवाइड किया है ताकि आसानी से समझ में आए। मैं स्वागत करना चाहता हूं एक एक करके अपने मेहमानों का। सबसे पहले तो बधाई के पात्र अश्विन और पूर्णेंदु, एनडीटीवी के डेटा एनालिटिक्स टीम। आज दिन भर आंकड़ों में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, बहुत अच्छे से सारे आंकड़े प्रस्तुत हो गए, जनता ने देख लिया। हमने और चैनलों की तरह फर्जी नंबर नहीं चलाए कि सुबह से 8:17 पे 200 सीट के नतीजे आ रहे हैं। 8:17 तो आप देर से कह रहे हैं। अच्छा, और जल्दी 8:03 पर 8:04 पर ही आंकड़े आने लगे थे। बताइए, 100 सीटों का नतीजा भी रुझान दिख रहे हैं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत बारीकी से डेटा को स्टडी किया है, तो आगे के कार्यक्रम में आप उसके बारे में बात जरूर कीजिएगा। और खासकर संकेत ये जो अभी आंकड़े दिखाया आपने विनर वाला जी। ये बहुत ही खूबसूरत आंकड़ा है। मेरे पास भी था लेकिन मुझे कभी बोलने का मौका नहीं मिल रहा था। ये आंकड़ा बहुत ही खूबसूरत आंकड़ा था। आप इसमें यहाँ बोलेंगे इस बारे में इसीलिए आंकड़े प्रस्तुत किए गए। मनीषा प्रियम जी सुबह से हमारे साथ हैं, बहुत दिनों से हमारे साथ हैं और लगातार बहुत ही बारीकी से सारे नुआंस आप समझा रही हैं कर्नाटक की राजनीति में। और बजरंग दल और बजरंग बली का खेला किसके लिए था, हम लोग क्या सोच रहे थे कि पैर में गोली मार ली कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस असली में क्या करना चाहती थी, वो अब कुछ समझ में आ रहा है आपकी बात जो आप बोलती रहती थी। प्रोफेसर संजय कुमार, ओपिनियन पोल से लेकर के और आज यहाँ तक का सफर जो आपने उस समय जो दिखा रहा था उसमें मैंने तो मौका भी नहीं दिया आपको परिचय देने का, मैं स्वयं ही बोलने लगा था। अरे ये क्या बात थी आप परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी ओपिनियन पोल से अब तक में क्या बदलाव आपने देखा इन नतीजे में, आपके प्रेडिक्शन के हिसाब से ही हैं या नहीं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। हसन रिजवी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत दिनों बाद एनडीटीवी पर आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नीरजा चौधरी जी वरिष्ठ पत्रकार, बहुत करीब से आप देख रही हैं, इसका 24 पर असर क्या होगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पूर्णेंदु और अश्विनी, सबसे पहले आप दोनों से शुरू करना चाहते हैं एक एक करके। अगर आप ये जो आंकड़े हमने दिखाए खासतौर से वोट परसेंटेज वाले, उनका आपका असेसमेंट क्या है? पूर्णेंदु पहले संकेत, ये चुनाव कांग्रेस को 1989 के बाद ये तीसरी बार है जब पूर्ण बहुमत मिला है। लेकिन ये जो तीसरी बार जो बहुमत मिला है आज की तारीख में, वो पिछले दो से थोड़ा अलग है। उसकी वजह यह है कि जब 1999 में कांग्रेस ने 132 सीटें जीती, तो वो उसका जो बैकड्रॉप था कि जनता दल का स्प्लिट हुआ था। जनता दल दो पार्ट में बट गई थी, जनता दल यूनाइटेड और जनता दल सेकुलर, एच डी देवगौड़ा की पार्टी। तो उसका कहीं ना कहीं फायदा कांग्रेस को मिला था। तब बीजेपी उस स्तर की पार्टी नहीं हुआ करती थी कर्नाटक में। उसी तरह से जब दूसरी बार 89 के बाद 2013 में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, 122 सीटें मिली, उसका भी बैकड्रॉप क्या था? बीएस येदियुरप्पा ने अपनी नई पार्टी बना ली थी। इसके अलावा रेड्डी ब्रदर्स के सहयोग से श्री रामुलु ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली। तो आपने देखा बीजेपी के वोटों का बंटवारा हुआ और उसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिला और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। ये इस बार का है कि इस तरह का कोई बैकड्रॉप नहीं है, सारी पार्टियां एकजुट थी। अब इसका एनालिसिस हमें इस तरह से करना होगा कि क्या कहीं इंटरनल कुछ था, जैसा कि आप लिंगायत बहुल सीटों पर देखते हैं, आएंगे अभी उस पे। और उन कारणों को हमें खोजना होगा कि इस तरह का कोई सीधा कोई स्प्लिट नहीं होने के बाद भी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता है और वोट शेयर्स में कांग्रेस लगातार इजाफा करते रही। एक 1994 का आप चुनाव छोड़ दे तो कांग्रेस को कभी 35% से कम वोट नहीं मिला है। इस बार तो ये आंकड़ा बढ़कर के लगभग 43% से क्रॉस कर चुका है। तो वोट शेयर के मामले में कांग्रेस कभी भी पीछे नहीं रही है। और आप देखेंगे कांग्रेस भले ही सीटों के मामले में दूसरे नंबर की पार्टी रही हो, लेकिन वोट फीसदी के लिहाज से 94 के चुनाव को छोड़ दे तो शायद वो मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी करेक्ट करेंगे। तो बड़ी जीत भी है और वोट शेयर के लिहाज से कांग्रेस ज्यादा ही तो ये अश्विन, ये फ्रॉम वोट शेयर पॉइंट ऑफ व्यू जिसके आधार पर हमने ग्राफिक तैयार किया है, ये एक बड़ी जीत है कांग्रेस के लिए। और 34 साल एक बड़ा इतिहास होता है जिसको आपने रिकॉर्ड को तोड़ा है। जी, अगर आप देखें तो करीब 5.5% का डिफरेंस है 2018 के मुकाबले 2023 के वोट शेयर में कांग्रेस के और बीजेपी में मामूली सी बढ़त है। मतलब चेंज नहीं बोलेंगे, 0.1 का डिफरेंस है, लेकिन वो बहुत खास डिफरेंस नहीं है। रही बात चुनाव के जीतने की, क्या फैक्टर्स रहे कि बीजेपी कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी बन के उभरी, उसमें अगर देखा जैसे कि सीएसजे का सर्वे भी जो आया था उसमें था कि अनएम्प्लॉयमेंट और पुअर्टी एक बड़ा इशू है, मुद्दा है। तो इस चुनाव में भी क्या वो मुद्दा, लोगों ने उसी मुद्दे पे वोट किया। दूसरा एक लिंगायत बड़ा फैक्टर जिसको कहा जाता है कि येदियुरप्पा को साइड कर दिया गया, शायद इसलिए हो सकता है कि लिंगायत छिटक गए जी। तो ये जो फैक्टर्स हैं कि क्या एक्चुअल में फैक्टर्स हैं कि ये जो कास्ट वाली जो आप बात कर रहे हैं, इस पर हम अभी आगे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन मनीषा प्रियम जी देखिए, एक पार्टी जुटी हुई थी इस चुनाव को राष्ट्रीय चुनाव बनाने में और एक दूसरी पार्टी जुटी हुई थी कि इस चुनाव को पूरी तरीके से लोकल, स्थानीय बनाने में। यहां तक कि वो जो केंद्रीय नेतृत्व भी आया कांग्रेस पार्टी का, उसको मजबूर किया गया कि भाई आप स्थानीय मुद्दों के बारे में बात कीजिए। और एक पार्टी थी जो पूरी तरीके से चाहती थी कि नेशनल हो, क्योंकि वो उनकी टर्फ थी। आपको लगता है कि कांग्रेस की ये रणनीति ये सफल हुई कि अगर आप ढंग से ये लोकल इश्यूज उठाएंगे लोकल चुनाव में तो सफलता हाथ लगेगी? देखिए, ये तो अब चुनाव कांग्रेस जीत चुकी है। पूरा आंकड़ा इधर से भी मिल चुका है आपको और इधर से भी मिल चुका है। लेकिन इसमें जो कहानी आप चाहते हैं, देखिए हर आंकड़ा के पीछे एक नैरेटिव होता है। तो
तो आंकड़ा सिर्फ इतना नहीं कि इतना प्रतिशत आ गया, कोई बटोर ले गया, ये कोई धान गेहूं का बोरा तो होता नहीं है। ये बटोरना जो एक एक कण आपको बटोरना पड़ता है, और बटोरने की कहानी जो है आप भी उसको छोटे छोटे घेरों में करके एक बड़ा समग्र चित्र दिखाते हैं। महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि ओल्ड मैसूरू का जो इलाका है वहां पे आप देखिए एक कड़ी टक्कर वाली लड़ाई करके, और कांग्रेस ने जो उसका पुराना गढ़ रहा वहां जेडीएस को दरकिनार किया, और वो प्रतिशत जो मिलना चाहिए था भाजपा को प्रत्याशित था, जिसको आज किट्टूर कर्नाटका कहा जाता है, मैं अब भी उसको बॉम्बे कर्नाटका कहती हूं। अब मुझे पता है कि ये गलत है, लेकिन माफ करना, कहीं कोई मेरे पे डाल मत देना कोई। मैं समझदारी के लिए कहती हूं, इसलिए कि इस इलाके में भाजपा अच्छा करती थी, और यहां एक डबल इंजन दूसरे किस्म का था कि कर्नाटक में भी भाजपा की सरकार, महाराष्ट्र में भी भाजपा समर्थित सरकार। इसके बावजूद भी कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो तनातनी है इसके ऊपर, आप देखिए 2 साल से लोकल अखबारों के पन्नों को आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल तनातनी वाली उलट बोली की राजनीति बाउंड्री के इधर और बाउंड्री के उधर हो रही थी। और महाराष्ट्र एकीकरण समिति जो है वो उसका दिन ढल चुका है, उसके बावजूद भी रीजनल पार्टी के डिक्लाइन का फायदा भी भाजपा को नहीं हुआ। लिंगायत मठों का जनाधार वहां ज्यादा होने के बावजूद भी नहीं हुआ, और इस इलाके को किट्टूर कर्नाटका इसलिए भी कहा गया कि भाजपा जो है उसने कहा, बसवराज बोम्मई ने जो कर्नाटक का राज्योत्सव है उस दिन कहा कि जिस दिन हम राज्योत्सव मनाते हैं उस तरफ महाराष्ट्र में उस दिन काला दिवस मनाया जाता है। तो इस इलाके के साथ हम अब बॉम्बे का नाम ही नहीं जोड़ना चाहते, हम यहाँ के स्थानीय इलाकों पे लड़ेंगे। तो एक तरह से तनातनी जो है वो लगी रही, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस इलाके में जो पंचमशाली लिंगायत थे, जो एक तबका था लिंगायतों का जो कि एक गरीब आधार का था, उनका अपने लिंगायत मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वो नाखुश रहे, और वो 15% रिजर्वेशन मांगते थे। तो अंत में नतीजा आप क्या देखते हैं? जो चित्र बड़ा आप मानचित्र देख रहे हैं वो उसमें अब ये आपको दिखता है कि लगभग कोस्टल कर्नाटक में भाजपा वैसी ही करती है, लेकिन सबसे ज्यादा लॉसेस उसको महाराष्ट्र कर्नाटक, जो मुंबई कर्नाटक का इलाका है वहां किट्टूर कर्नाटक में होता है, और मैसूर में कांग्रेस पार्टी अच्छा कर जाती है। इसके साथ ही मैं एक और बात कहूंगी कि ये कांग्रेस की समझदारी की बात है, वो ये है कि जब समझती है कांग्रेस कि ये एक टर्न हो रहा है और अक्रॉस रीजन्स टर्न हो रहा है, तो वो कास्ट इज क्लास की तरह चलती है, और वो इसको एक पैन कर्नाटक इलेक्शन की तरह देख के ये तेरा या मेरा 2% दे देते इस जाति को, 3% इस जाति के सब कास्ट को। इसके बदले कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम इस इलेक्ट्रेट को अब गरीब और अति गरीब की तरह देख करके और ये ट्रांसफर्स की तरफ देखेंगे। आपने ये क्योंकि बात कही तो अगले आंकड़े कुछ दिखा देते हैं और उसके बाद कुछ रिएक्शन सुनाएंगे। रूरल और अर्बन में किस तरीके की का परफॉर्मेंस रहा है प्रोफेसर कुमार, वो जरा एक बार देख लें। कुछ ग्राफिक्स जरा स्क्रीन पर डालते हैं। रूरल में कुल 98 सीट है बीजेपी को, नहीं ये नहीं, हाँ ये बताते हैं। तो ग्रामीण इलाका जो है उसमें किसको बढ़त है, आप ये देख लीजिए, ये हैं आंकड़े। 22 सीटों का नुकसान प्रोफेसर कुमार भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को 31 सीट का फायदा और 11 सीटों का नुकसान जेडीएस को। तो ये कहना सही होगा क्या आपके हिसाब से कि कांग्रेस ने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी को ही नुकसान पहुंचाया, उसकी सफलता के पीछे जेडीएस को भी नुकसान पहुंचाना एक कारण रहा है उसकी जीत का? बिल्कुल, अगर वोट प्रतिशत के हिसाब से पहले बात करें तो कांग्रेस ने तो बीजेपी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, जिसका जिक्र अभी पहले हो चुका है। वोटों के लिहाज से देखें तो उन्होंने जेडीएस को नुकसान पहुंचाया, और सीटों के हिसाब से देखें तो दोनों को, बीजेपी को भी नुकसान पहुंचाया और जेडीएस को भी पहुंचाया। ये आंकड़े अपने आप बयां कर रहे हैं इस चीज को। बिल्कुल। अर्बन के जरा कुछ आंकड़े देखते हैं। अर्बन सीट्स यानी कि बेंगलुरु और उस तरीके की जो सीटें होती हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी 2018 में 27 पर थी। बीजेपी ने अर्बन पॉकेट्स में बहुत हद तक पूर्णेंदु कंट्रोल किया है अपना, मतलब उन्होंने खोने नहीं दिया है, 2 ही का नुकसान हुआ है। बेंगलुरु सिटी में बेटर किया है पिछली बार की बेंगलुरु में भी, बेंगलुरु में जो 28 सीटें बेंगलुरु की हैं, ये तो हम टोटल 52 सीट्स दिखा रहे हैं क्योंकि अदर शहरी विधानसभा भी है। लेकिन अगर सिर्फ बेंगलुरु की बात करें तो बीजेपी ने अपना जो टैली है वो बढ़ाया है पिछली बार की तुलना में 4। एक ही रीजन है बेंगलुरु जहां पे वो प्लस में रहा है, बाकी जगह वो माइनस। प्रधानमंत्री का रोड शो कह सकते हैं। दूसरा, बेंगलुरु रीजन में बीजेपी ने 15 सीटें जीती और कांग्रेस ने 13 सीटें जीती हैं। जिस बात का ये जिक्र कर रहे हैं कि अगर आप 2018 से तुलना करें तो बीजेपी को यही कोई नुकसान नहीं है, बल्कि 2-3 सीटें उनको
ज्यादा जीता जी। अब हसन साहब और नीरजा जी, मैं आपको अब जो अगले आंकड़े दिखाना चाह रहा हूं वो है, क्योंकि यहाँ पर अभी मनीषा जी ने बात की लिंगायत, वोकलिगा, देखिए कास्ट, उसको किस तरीके से केटर किया गया, रीजन्स में उसका क्या प्रभाव हुआ, ये अगले कुछ ग्राफिक्स हैं आपके स्क्रीन पर। लिंगायत समुदाय बहुल सीटें 78 में 2018 में क्या परफॉर्मेंस था बीजेपी का, कांग्रेस का और जेडीएस का, और अब आप देखिए उसका असर। हसन रिजवी, बदलाव, बीजेपी को 27 सीटों का नुकसान और कांग्रेस को 28 का गेन, यानी कि लिंगायत सीटों में जो बीजेपी ने खोया वो कांग्रेस ने पाया। ये एक सीधी सी गणित दिख रही है यहां पर। वहीं वोकलिगा का अगर आप देख लें तो 44 सीटें ऐसी हैं जहां पर वोकलिगा बहुल इलाके हैं, वहां बीजेपी को 1 सीट की बढ़त मिली है, 1 सीट बढ़ी है, लेकिन कांग्रेस को 12 की बढ़त मिली है। और यहां नुकसान कांग्रेस ने जो गेन किया है वो जेडीएस की वजह से किया, यानी कि जेडीएस ध्वस्त हुई और इस वजह से जो अनुसूचित जाति सीटें हैं वहां पर आप देख रहे हैं, जो आरक्षित सीटें हैं वहां पर एक फायदा मिला है कांग्रेस पार्टी को। देखिए संगीत साहब, हमको शुरू से इस बात का ऑब्जेक्शन रहा है कि जो परंपरागत चुनावी प्रबंधन जिसको बोलते थे कि कौन आदमी किस कास्ट का जा रहा है पार्टी को छोड़कर, बीजेपी की बात की तो शेट्टर साहब चले गए, ईश्वरप्पा चले गए, या कांग्रेस की जहां जीतती थी या हारती थी तो हम लोग बैठ कर ये बात करते थे कि भाई ऐसा है कि डिवाइडेड लीडरशिप थी, ये पहले से तय नहीं था कि मुख्यमंत्री कौन होगा, दोनों आदमी के गुट अलग अलग थे, फलां को टिकट नहीं मिला। हम ये बात 2014 के बाद से हाईलाइट करते आते हैं कि पूरा नैरेटिव बदल गया है और कल्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो गई है, नेशनल लेवल पे ही नहीं, रीजनल लेवल पे तो हटाइए, हम लोकल लेवल पे आपको बताएं कि जब अमित शाह जाकर के हैदराबाद में म्युनिसिपल चुनाव में भी पहुंच जाते हैं और नैरेटिव डेवलप करते हैं राष्ट्रीय स्तर का, तो कोई भी रिजल्ट जब आता है, अगर हम जीत जाते हैं, यानी कांग्रेस अगर जीत जाती है, हार जाती है, तो पहले हम लोग बात करने लगते हैं कि ऐसा है कि फला फला साहब चले गए। आज भी दिन भर ये बात हो रही है कि बीजेपी इसलिए हार गई कि भाई शेट्टी साहब चले गए, ईश्वरप्पा चले गए वगैरह। हमको ऑब्जेक्शन ये है कि या तो पहले से ये मान लिया जाए कि एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म में इलेक्शन होता आ रहा है 2014 के बाद से, और अगर हारा है तो ना उनके जाने से हारा है, कोई हारा है तो नेशनल नैरेटिव हारा है, यानी कि जो इनका तरीका था जिताने का भारतीय जनता पार्टी का कि तुम रहो ना रहो, तुम्हारे यहाँ डिवाइडेड लीडरशिप रहे, कांग्रेस में ना रहे, मेरे यहाँ से कोई आए जाए, जीतेंगे तो मोदी साहब जीतेंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी की नेशनल लीडरशिप जीतेगी, तो जीतेगा, सूट करता है ना, सूट करता है। हम ये बताना है, आज हम लोग और जब ये उनको डेटा सफलता देखते भी मिली है कुछ राज्यों में, ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला तो काम नहीं किया। ये संकेत साहब, ये जितना 34 साल में ये जो रिजल्ट आया है, ये आंख खोलने वाला भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है और आरएसएस के लिए भी है कि आप अगर ये सोचते चले आ रहे हैं तो हो सकता है कि 120-22 सीट पे अगर ये रहते, 112-13 सीट लाते और जेडीएस मिला के आती, तब आप कह सकते थे कि तुम्हारा अभी भी काम चल सकता है। ये जिस तरीके का मैंडेट आया, ये इतना बड़ा आक्रोश आया है और जेडीएस जहां तक साइड गई है, तो ये भी एक मैसेज ये आया है कि जहां रीजनल पार्टी ये सोचती आ रही है कि भाई देखिए आप हमको अकेले दम पे दे दीजिए या मेरा सपोर्ट कीजिए, तो आज ये बताया गया है, ये बता करके कि आप सुन लीजिए, आप जो नैरेटिव डेवलप करा करके लोकल बॉडीज में भी ये हाईलाइट करते हैं, फॉरगेट अबाउट असेंबली, आप वहां करते हैं वो काम नहीं चलेगा। चाहे आप जो परंपरागत चुनावी प्रबंधन का काम जो होता आया है, जिसके लिए हम लोग बहस करते हैं, जब जीत गए हार गए, वो फ्लॉप हुआ है। ठीक है, एकदम फ्लॉप। एक ये भी ले लेते हैं कि कर्नाटक में कौन से बड़े मंत्री, कैबिनेट मंत्री, अब जाहिर सी बात है जब इतनी बुरी हार हुई है तो बहुत सारे लोग हारे होंगे और उसमें बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर भी हार गए हैं। ये उनकी लिस्ट है, जैसे कि ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पूर्णेंदु, ये बड़े बड़े मंत्री हैं, कोई छोटे मोटे लोग मंत्री हैं, गोविंद करजोल साहब, तो उनकी हार हुई। और बी श्रीरामुलु की भी हार चौंकाने वाली, जब वो बीजेपी से अलग हो गए थे उसके बाद भी जीत गए थे, लेकिन इस बार खुद हार गए। बिल्कुल, वी सोमन्ना हो गए, जेसी मधुस्वामी हो गए, मुरुगेश रुद्रप्पा, ये सारे लोग जो हैं बड़े बड़े नेता हैं। इनके नए विधायक चेहरा थे, इनके सीटी रवि नए गौड़ा नेतृत्व के चेहरे थे, तो ये सब प्रेफर्ड लीडरशिप थी। बिल्कुल, तो आप सेकंड रंग को आप देख लीजिए कि नए लीडरशिप को जो आपने प्रमोट किया लिंगायतों में और इनमें भी, वो नहीं जीत पाए हैं। और श्रीरामुलु जो थे, ये अभी से 1.5 साल पहले तक भी जो मंदिर टेम्पल फेयर में
एक अल्पसंख्यक जो हमारे यहाँ समुदाय है, मैं नाम नहीं लेती, मुझे अच्छा नहीं लगता, कहा गया कि ये मेला में जो है अपना दुकान नहीं लगाएंगे। तो ये मूवमेंट लीड जब हो रही थी बेल्लूर में, उस मंदिर के इर्द गिर्द में, तो श्री रामुलु जी ने समर्थन किया था इस मूवमेंट का। तब तक तो वो दिखते हैं, लेकिन इतना कुछ एकदम से एक स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व पूरा ये कि बिल्कुल मुसलमानों को हम आके यहाँ मंदिर में वो मेला में एक दुकान भी नहीं लगाएंगे, इस तरह की मूवमेंट इतनी सक्सेस हुई, और उसके बाद श्री रामुलु जी भी गायब हो गए और उस मूवमेंट के जो लीडर्स थे वहां वो जीत नहीं पाए हैं भाजपा के। बिल्कुल बिल्कुल। नीरजा जी, अभी तक जो हमने चर्चा की है, अब आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है सब लोगों की बात सुन के, और आपका क्या आकलन है, आपका क्या स्टडी है, असेसमेंट है? देखिए, मुझे लगता है अक्रॉस कास्ट, कम्युनिटी, रीजन कर्नाटक का ये वोट है, वोट चेंज के लिए है। और मैं मानती हूँ, जैसे लोगों से बातचीत करके लगा है, ये भाजपा को झटका देने का भी वोट है। इस बार हम कांग्रेस को चांस देंगे, जरूरी नहीं है कि हमारी जिंदगी में बदलाव आएगा, लेकिन भाजपा को एक झटका देना है। इस मंशा से भी बहुत लोगों ने वोट दिया है, और ये क्लियर हो गया था, मैं मानती हूँ, जिस दिन कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने 40% कमीशन की बात की थी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स संकेत कभी भी सरकार के खिलाफ नहीं जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स मान के चलते हैं कि 10-15% कमीशन देना ही पड़ेगा। जब वो पब्लिकली आते हैं ना सामने, तो एक मूड को दर्शाता है, जैसे कि कहते हैं ना पानी सिर के ऊपर से चला गया, वो बात थी। और वो साफ हो गया था कि अंडर करंट है चेंज का इस समय कर्नाटक में। तो वो सामने आ रहा है। भाजपा की एक गलती या 2 गलती या 2% वोकलिगा के लिए रिजर्वेशन, 2% लिंगायत के लिए, ये, और एक और चीज मैं मानती हूँ जो गलती भाजपा ने की है जी, वो है कि कर्नाटक एक हाईली डाइवर्स स्टेट है। हाँ, एक हिस्सा दूसरे हिस्से की तरह नहीं है। हाँ। और आप मान के चले कि एक होमोजीनस मैसेज क्लिक करेगा, वो नहीं हुआ। हो सकता है कोस्टल कर्नाटक में पर नीरजा जी, कांग्रेस का तो कर गया, असर हुआ। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का एक मुद्दा उठाया, वो पूरे कर्नाटक में चला। एक आंकड़ा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और देखने वाला आंकड़ा हमने दिखाया था कि देखिए, ये विक्ट्री कांग्रेस की भी जो है वो अति गरीब और ग्रामीण गरीब एक क्लास विक्ट्री है। 98 को लगभग अगर 100 मानिए तो 60% से ऊपर रूरल सीट्स जो है वो कांग्रेस पार्टी के पास गई हैं। ये कहना सही होगा, वहीं से जीती है। वहीं से एक बड़ा मुद्दा जो है वो किसानी का मुद्दा है। कृषि में कोई संकट है, किसी को भी अगर घर में अनाज रहे तो वो 10 किलो अनाज के लिए किसी को वोट डालने नहीं जाएगा। किसी के पास अगर 2000 रुपया रहे, 3000 रुपया रहे, तो वो इस पेंशन और उस पेंशन के पीछे नहीं भागेगा। तो कृषि के संकट का मुद्दा एक संकट था जिसको कांग्रेस टैप इन कर पाई। नो, इफ यू सी अक्रॉस रीजन्स आल्सो, रूरल वोट्स 68 सीटें जो है लगभग 98 में से 98 में से 60 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी के पास ग्रामीण इलाके में है, और ये अक्रॉस द रीजन है। बहुत बड़ा आंकड़ा है। नहीं, ये क्लास डिवाइड की बात हो रही है। कह रहे हैं कि कर्नाटक में अगर इस चुनाव के नतीजों को देखें तो इसमें एक आपको गरीब और अमीर का वोट का अंतर दिखाई पड़ता है। संकेत, आपको याद होगा जब एनडीटीवी के साथ हमने प्री पोल सर्वे किया था, जो 22 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच दिखाया गया था, और उसमें एक स्लाइड था जो हमने ये कहा था कि कौन से लोग सरकार को दोबारा चुनना नहीं चाहते हैं। और वो आंकड़ा अगर आपको ध्यान होगा तो आपने देखा होगा गरीबों में 67% बिल्कुल, और वो बिल्कुल ऐसे कर्व नीचे आता था। अमीरों में जाके वो 48%। करेक्ट। हमें उस समय आभास मिल लग गया था, कम से कम उस आंकड़ों के जरिए, जीत गांव देहात से आएगी। बिल्कुल, जीत गांव देहात से आएगी, गरीबों के बीच से जीत आने वाली। ये बहुत बड़ी बात कही है हसन साहब। इससे पहले कि आप बोलें, क्योंकि अभी प्रोफेसर कुमार ने जिक्र कर दिया ओपिनियन पोल का, मुझे लगता है प्रोफेसर कुमार आज एक मौका है उस ओपिनियन पोल और उस पब्लिक ओपिनियन के बारे में दोबारा से चर्चा और लोगों को याद दिलाने का। ये जो आंकड़ा बता रहे हैं प्रोफेसर कुमार कि किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का मत ये था कि उनको कांग्रेस ज्यादा पसंद है, और अर्बन इलाके में भारतीय जनता पार्टी ज्यादा पसंद थी। और बिल्कुल वैसे ही नतीजे, एकदम वैसे ही नतीजे आज आपको दिख रहे हैं 13 मई को। तो कर्नाटक के नतीजे जो आए हैं, इसको लेकर जो हमने ओपिनियन पोल कराया था, उसमें जो जो आपको दिखाया था, आज ये दावे के साथ ये कहा जा सकता है कि लगभग सब कुछ जो उस ओपिनियन पोल में बताया गया था। और प्रोफेसर कुमार, उस समय बजरंग दल और बजरंग बली नहीं हुआ था।
ये आंकड़े हैं हमारे हाँ, पास। आंकड़े हैं ये। गरीबों में 67% चाहते थे कि ये सरकार दोबारा जीत के नहीं आए, लोअर क्लास में 58, मिडिल क्लास में 52 और अमीरों में 49। और बिल्कुल वही बिल्कुल कर्व दिखाई पड़ता था कि दोज हु डिडंट वांट दिस गवर्नमेंट टू गेट री इलेक्टेड, ये चाहते थे कि सरकार दोबारा जीत के नहीं आए। बिल्कुल, और वही चीज हुआ है और उसी की वजह से आप ये स्विंग देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। तो पब्लिक ओपिनियन में क्या दिखाया था, आइए आपको एक झलक दिखाते हैं। डिलीवर कर्नाटक चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी का वोट शेयर पिछले चुनाव के मुकाबले लगभग बराबर ही है, लेकिन कुर्सी चली गई है। कर्नाटक चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसका बहुत हद तक अंदाजा एनडीटीवी लोकनीति सीएसडीएस के सर्वे पब्लिक ओपिनियन ने लगाया था। नमस्कार, पब्लिक ओपिनियन में आपका स्वागत है। तो ये नाम नहीं पढ़ा गया और लोगों ने स्वयं इतने परसेंट लोगों ने अलग अलग व्यक्तियों का नाम लिया, जो भी आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। 1 और 2 मई 2023 को प्रसारित पब्लिक ओपिनियन में हमने दिखाया था कि कैसे सर्वे में शामिल होने वाले 67% गरीब तबके के लोग चाहते हैं कि सरकार बदले। इसी तरह 58% निम्न मध्यम वर्ग, 52% मध्यम वर्ग और 49% अमीर चाहते हैं कि सरकार बदले। एनडीटीवी लोकनीति सीएसडीएस सर्वे से पता चला था कि कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों में 61% लोग बम्बई सरकार से नाखुश हैं। वहीं शहरी इलाकों में भी 50% लोग सरकार से खुश नहीं हैं। सर्वे में ये भी निकल कर आया था कि कांग्रेस नेता सिद्धारमैया बतौर सीएम 40% लोगों की पहली पसंद है, जबकि सिर्फ 22% लोग बम्बई को सीएम चाहते हैं। कर्नाटक के वोटर का मूड क्या है, इसका अंदाजा हमारे सर्वे में इस सवाल से भी लग रहा था। हमने पूछा था कि सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है। सबसे ज्यादा 28% लोगों ने कहा था बेरोजगारी। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था गरीबी। 25% लोगों ने कहा था कि गरीबी सबसे बड़ा मुद्दा है। कर्नाटक की बम्बई सरकार और केंद्र सरकार के काम से कितने लोग संतुष्ट हैं? हमारे सर्वे में सिर्फ 27% लोगों ने कहा था कि वो राज्य सरकार के काम से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। 36% लोगों ने कहा था कि कुछ हद तक संतुष्ट हैं। 13% लोगों ने कहा था कि कुछ हद तक असंतुष्ट हैं और 19% लोगों ने कहा था कि पूरी तरह से असंतुष्ट हैं। हालांकि इसी सर्वे में ये सामने आया था कि 42% लोग केंद्र सरकार के काम से कुछ हद तक संतुष्ट हैं और 24% लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं। इस तरह से 66% लोग केंद्र के काम से नाखुश नहीं हैं। बता दें कि पब्लिक ओपिनियन एनडीटीवी का एक खास कार्यक्रम है जिसमें हम अलग अलग मुद्दों पर पब्लिक ओपिनियन को जानने की कोशिश करते हैं। इसी की पहली कड़ी था कर्नाटक चुनाव से पहले जनता का मूड जानने के लिए ये सर्वे। कर्नाटक चुनाव के नतीजों से साफ है कि हमारा सर्वे सटीक था। अब सर्वे तो सटीक था, लेकिन प्रोफेसर कुमार इस सर्वे ने एक बात और बोली, और लोग जो हैं उसमें आपने उनको एक बहुविकल्पी प्रश्न नहीं दिया था, उसमें मल्टीपल चॉइस नहीं था। लोगों ने अपने आप कुछ चीजें बोली और वो कांग्रेस की अगला सिरदर्द और अगली चुनौती बन सकती है। मुख्यमंत्री कौन? सर्वे बताता है 40% लोगों को सिद्धारमैया चाहिए। बिल्कुल, ये सर्वे के आंकड़े तो बहुत साफ बताते हैं कि जनता की पसंद कौन है। अब कल देखना है, कल कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हो रही है, सीएलपी की मीटिंग है। अब उसमें लेजिस्लेचर की पसंद कौन होती है ये तो कल देखने वाली बात है, लेकिन जनता के हिसाब से तो पसंद बहुत एक तरफा है, बहुत ही क्लियर है। नीरजा जी, आपको लगता है कि कांग्रेस को, जो हम हर राज्य में देखते हैं, एक कुश्ती शुरू हो जाती है जीत के एकदम बाद, 2 पावर सेंटर और दोनों में लड़ाई, हर राज्य में कांग्रेस में आप यही समस्या देख रही हैं। कुछ वैसी स्थिति यहां पर कांग्रेस को अवॉइड करनी चाहिए, खासतौर से इतने मुबारक मैंडेट के बाद। देखिए, 2 चीज़ें हैं कि जिस तरह से ये लोग तय करेंगे ना अपना चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट अगले घंटों में, वो कांग्रेस सरकार का फ्यूचर डिसाइड करेगी और आगे वाले चुनावों को भी डिसाइड करेगी, क्योंकि जनता बहुत बारीकी से देख रही है कि किस तरह से कांग्रेस इस चीज़ को हैंडल करती है।
कैंपेन के दौरान बहुत खूबी से इन्होंने कहा, दोनों ने कहा कि हम कंटेंडर्स हैं, लेकिन एमएलएस डिसाइड करेंगे और हाईकमान डिसाइड करेगा। बहुत सोफिस्टिकेशन से उन्होंने ये बात कही थी। अपने डिफरेंसेस सामने नहीं आने चाहिए। लेकिन मैं एक चीज मानती हूँ कि मालूम था कि चांसेस हैं जीतने के, मालूम था दो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं। जहाँ तक डीके शिव कुमार है, मनी उनको मोबिलाइज करना पड़ेगा नेशनल इलेक्शंस के लिए भी, बहुत ज़रूरी ये रोल है उनका। और सिद्धरामैया ये जो पुराना हिंदा का जो पॉलिटिक्स है, जो ओबीसी मुस्लिम और दलित का कॉम्बिनेशन की पॉलिटिक्स है, जो कि कांग्रेस की वोट बेच रही है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं हाईकमांड को ये तय कर लेना चाहिए था पहले से कि पावर शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा। मान लीजिए सिद्धरामैया सीएम बनते हैं क्योंकि ज्यादा पॉपुलर तो है, डीके शिव कुमार क्या बनेंगे? तो क्या मजबूत चीज, ठोस चीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी डीके शिव कुमार को देनी चाहिए और उनको राजी करना चाहिए। देखिए, हो सकता है जब इतना सोच के गए हैं, इतना प्लान टू परफेक्शन किया है, तो हो सकता है आगे ये भी किया हो, हमें क्या मालूम, तो कल परसों में पता चल जाएगा। और वक्त खत्म हो गया। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम और चुनावों को भूल गए हैं। और इससे पहले कि हम छोटी सी ब्रेक लें, ए नारायण स्वामी जी हैं केंद्रीय मंत्री, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नारायण स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपसे ये पूछना चाहता हूं कि किस तरीके से आप जवाब देंगे, क्या आपका असेसमेंट रहेगा? Sir, we thought that we will be retaining the Karnataka. This election poll result was announced, but what happens now? We have not expected this result. We lose so many seats in Karnataka because of the caste. Because of the caste only, we lose the election in Karnataka. तो आप मानते हैं कि कास्ट कैलकुलेशन की वजह से आप हारे हैं? Definitely. And that's the only reason. Because the people are not thinking about the development of the country. If the people think about the development of the नारायण country, स्वामी जी, ये definitely तो we will आपने are you challenging the might and mandate of the people? Definitely, sir. Definitely, because the peoples must think about the development of the country. Since from 2014, what is happening in the country? But wouldn't you rather respect the mandate of the people? लोगों का जो मत है, आप उसकी इज्जत नहीं करेंगे? We will welcome the mandate of the peoples of Karnataka. Whatever the mandate is come now, we know that we will not dispute the mandate of the people. ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे, जैसे कि मैं कह रहा था, और चुनाव नहीं भूलें। यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव के भी नतीजे आए हैं और जालंधर में आम आदमी पार्टी ने अपना लोकसभा का एक खाता भी खोल लिया है। इस सब के बारे में बताएंगे ब्रेक के बाद।